नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम्स की। हमारे द्वारा भी दोस्तों विशेष सीरीज चलाई गई है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। अभी तक दोस्तों हमने इसके 11 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, आपको आगामी सभी एग्जाम में दोस्तों मदद करेगी। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, उत्तराखंड एलटी, CTT, UTT, इवन उत्तराखंड DLED, सभी एग्ज़ाम जहां पर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो वहां पर ये सीरीज़ आपके लिए लाभदायक है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है शिक्षण की अवस्थाएं, यानी कि फेजेस ऑफ टीचिंग, या फिर आप कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग। जैसा कि दोस्तों आपको पहले बताया गया है कि जो शिक्षण है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें कई सारी दोस्तों प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके दोस्तों अधिगम सफल हो पाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अधिगम को प्रभावी बनाना। लेकिन अगर दोस्तों अधिगम नहीं हो पा रहा है तो शिक्षण केवल क्रियाएं बन के रह जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं इनको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इनका सिक्वेंशियल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो शिक्षण की दोस्तों क्या क्या अवस्थाएं हैं, अलग अलग विद्वान हैं उनके द्वारा अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं। पहले हम जानेंगे जेम्स के डंकन हैं, इनके अनुसार शिक्षण को 4 अवस्थाओं वाली क्रिया माना गया है। इनकी पुस्तक है टीचिंग डिस्क्रिप्शन एनालिसिस। देखिए ये प्रश्न आपका वैसे पूछा जाता है कि भाई टीचिंग डिस्क्रिप्शन एनालिसिस किसकी बुक है, तो जेम्स के डंकन की बुक है। और इनके द्वारा शिक्षण की अवस्थाओं को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया, तो 4 अवस्थाओं में दोस्तों इसको बांटा गया है। सबसे पहली है पाठ्यक्रम योजना चरण, यानी कि दोस्तों हम जब क्या करते हैं लेसन प्लान बनाते हैं तो वो वाली अवस्था। इसके अलावा अनुदेशन चरण, यानी कि जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि हम एक्चुअली क्लास टीचिंग कर रहे होते हैं। मापन चरण यानी कि मेजरमेंट, एंड देन उसके बाद लास्ट में क्या होता है दोस्तों, इवैल्यूएशन होता है। तो शिक्षण की दोस्तों इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बोली गई, लेकिन जनरली दोस्तों आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं कई विद्वानों के द्वारा फेजेस ऑफ टीचिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि मेन होता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे शिक्षण की पूर्व अवस्था के बारे में, यानी कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी अवस्था होती है वो बोलती है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसके बाद होती है अगली शिक्षण के बाद की अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। यानी कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, दूसरा है इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, एंड देन उसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे शिक्षण से पूर्व की अवस्था के बारे में, यानी कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। यानी कि दोस्तों जो शिक्षण से पूर्व की अवस्था है उसको हम प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग बोलते हैं। इसमें अध्यापक दोस्तों क्या करता है, प्लानिंग करता है कि जब मैं क्लास में जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, किस तरह से मैं शिक्षण कार्य को संपन्न करूंगा। तो इसको दोस्तों योजना अवस्था या फिर तैयारी की अवस्था भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो इसमें अध्यापक क्या करता है, पाठ योजना बनाता है, लेसन प्लान बनाता है। आपने बीएड किया होगा तो आपने भी दोस्तों लेसन प्लान जरूर बनाए होंगे। अब इस अवस्था को भी दोस्तों हम बहुत सारे चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कार्य और क्रियाएं होती हैं प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में, तो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, यानी कि दोस्तों हम ऑब्जेक्ट की सेटिंग करते हैं। हमारे शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, तो उनको हम दोस्तों असाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा पाठ्य सामग्री का चयन करना। अब इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिलेक्शन करना है मैटर का, कि भाई मैटर को कैसे क्या हम सेलेक्ट करें, क्या वो बच्चों के बौद्धिक क्षमता के अनुरूप है, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान में रखा गया है, क्या वो अभिप्रेरणा देता है उनको। तो इस तरह से दोस्तों पाठ्य सामग्री का चयन किया जाता है। इसके अलावा फिर जब आपने चयन कर लिया फिर उनको दोस्तों आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे, यानी कि पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना, या कि सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब आपने उसको क्या किया, क्रमबद्ध किया, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण की युक्तियां एवं प्रविधियों के संबंध में डिसीजन लेना, यानी कि निर्णय लेना, यानी कि मैं ये युक्ति से पढ़ाऊंगा या मैं ये टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगा। इस तरह से पहले उनके संबंध में निर्णय लो, एंड देन उसके बाद दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट करो। कहने का मतलब है शिक्षण की युक्तियों का विस्तार, यानी कि एक तरह से जो आप टीचिंग स्ट्रैटेजी दोस्तों आपने बनाई, यानी कि एक व्यू आपने बनाया है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने देखना है कि भाई मैं कब मैं प्रश्न पूछूंगा, कब मैं
बच्चों से मैं शामपट का प्रयोग करूंगा, कब मैं प्रदर्शन करूंगा, ठीक है, कब मैं मूल्यांकन का कार्य करूंगा। तो इसको बोलते हैं शिक्षण की युक्तियों का विस्तार, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो ये सारी की सारी जो कार्य क्रियाएं हैं दोस्तों, ये आपका प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरे फेज की, यानी कि इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था, एक्चुअली अंतःक्रियात्मक का मतलब है कि जब आप बच्चों से दोस्तों इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब वास्तविक जो कक्षीय शिक्षण होता है वही दोस्तों क्या होती है, अंतः सक्रिय अवस्था है, यानी कि आप दोस्तों क्या करें, बच्चों से इंटरैक्ट करें, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आप अपना जो भी कंटेंट लेकर आए हैं, पाठ्य वस्तु लेकर आए हैं, उसको दोस्तों आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सभी क्रियाएं दोस्तों इसमें सम्मिलित की जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन देखिए, शिक्षण अंतःक्रिया स्तर पर शिक्षण छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्यवस्था करना, निर्देशन देना आदि। यानी कि दोस्तों आप जब क्लास में जाते हैं तो आप प्रश्न पूछते हैं, सुनते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं, उनको निर्देशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या आती हैं, शिक्षण की अंतःक्रिया स्तर के अंतर्गत आती है, या फिर फेज ऑफ इंटरैक्टिव, या फिर कह सकते हैं इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत दोस्तों ये सारी चीजें आती हैं। अब इसके भी दोस्तों कई सारे कार्य जो इसमें करने पड़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें क्रमबद्ध आप क्या क्या चीजें करते हैं जब आप मिडिल के फेज में होते हैं, यानी कि इंटरैक्टिव फेज में होते हैं। सबसे पहले कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी कि साइजिंग ऑफ द क्लासेस। अब जब एक शिक्षक है दोस्तों क्लास में घुसता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि कक्षा के आकार को की अनुभूति करता है। इसका मतलब ये है कि वो एक नज़र में पूरी क्लास को देखता है, क्लास में बैठे जो छात्र हैं उनका अवलोकन करता है, क्लास की परिस्थितियों को भांपता है और देखता है कि भाई कौन सा जो छात्र है वो अच्छा हो सकता है, यानी कि उत्साहित करने वाला हो सकता है, कौन सा जो छात्र है वो थोड़ा गड़बड़ पैदा कर सकता है, यानी कि हतोत्साहित कर दे। तो ये सब जो कार्य होता है कुछ सेकंडों का होता है, लेकिन सबसे पहले कक्षा के आकार की अनुभूति की जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्या होता है, छात्रों का निदान, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, ठीक है। अब देखिए जब भी आप क्लास के अंतर्गत दोस्तों जाते हैं तो सबसे पहले अब आपका यही काम रहता है कि छात्रों की रुचियों को, क्षमताओं को जानना, उनकी अभिवृत्ति और उनकी अभिरुचियों के बारे में जानना, उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में जो जानना, और तब दोस्तों आप क्या करते हैं, उसका निदान करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रयास होना चाहिए, तो प्रयास करता है। तो क्या क्या है, छात्रों की क्षमताओं और योग्यताओं का उपचार करना, डायग्नोसिस करना, छात्रों की अभिवृत्तियां और अभिरुचियां, और छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो देखिए सबसे पहला जो फेज है वो क्या है दोस्तों की कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी कि छात्रों का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपने एक तरह से उनको प्रत्यक्ष अपने सामने उनका अवलोकन किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्या आता है, निदान आता है, और इसके बाद दोस्तों जो अगली क्रिया है वो है अनुक्रिया। अब बात करेंगे दोस्तों हम अनुक्रियाएं एवं स्वोपक्रम के बारे में, यानी कि रिस्पॉन्सेस एंड इनिशिएशंस। इनिशिएशंस का मतलब होता है स्वोपक्रम और अनुक्रियाएं का मतलब हो गया आपका रिस्पॉन्सेस, ठीक है ना। इसके दो पार्ट हैं, स्वोपक्रम हो गया, अनुक्रिया हो गया। किसके बीच में होता है दोस्तों, ये छात्रों और शिक्षक के बीच में, ठीक है ना। तो जो शिक्षक है और छात्रों के बीच में दोस्तों क्या हो सकते हैं, प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षक है वो इनिशिएट करेगा और जो छात्र है दोस्तों वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। कभी हो सकता है कि भाई छात्र है वो कोई प्रश्न पूछे और शिक्षक क्या करे, इनिशिएट मतलब रिस्पॉन्स करे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों एक दोनों तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत ही दोस्तों आता है, ठीक है ना। तो इसको भी दोस्तों हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रेरकों का चयन किया जाता है। प्रेरकों का मतलब यह है कि स्टिमुलस का चयन। अब ये जो स्टिमुलस का चयन करना होता है दोस्तों, ये शिक्षक के शिक्षण कौशलों पर दोस्तों ये क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह के प्रेरकों का चयन करे, छात्रों को अपनी ओर किस तरह से स्टिमुलेटेड रखे, यानी कि आकर्षित रखे, ठीक है। इसके अलावा अंतः प्रक्रिया अवस्था में क्या होता है कि कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसको हम शाब्दिक और अशाब्दिक कह सकते हैं। शाब्दिक का मतलब ये है कि जब आप दोस्तों क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, व्याख्यान देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या आती है, शाब्दिक के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद आती है अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब ये है कि तो जब दोस्तों आप इशारे करते हैं या अपने शारीरिक हाव भाव भंगिमा से बच्चों के संग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, शाब्दिक रहता है।
ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरेक्टिव फेज है। तो इंटरेक्टिव फेज के अंदर क्या होगा कि आप इंटरेक्शन भी करेंगे तो शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि दोस्तों अब आपका जो मेन काम है, जो आप अपनी जो पाठ्य वस्तु लेकर आए हैं उसको भी दोस्तों आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट में जैसे आप प्रस्तुतिकरण में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो वैल्यू जो भी आप जो कंटेंट दोस्तों आप लेकर आए हैं उसको आप क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, अपने छात्रों के सामने, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों किसके आती हैं, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी है अपना कंटेंट को दोस्तों आप अपने क्या करना है, बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए आप लेक्चर भी दे सकते हैं और टीचिंग एड्स का आप यूज करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो एड्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे भी आप प्रेजेंट करना चाहें उस तरह से आप अपने जो कंटेंट है उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आएगा प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन, यानी कि दोस्तों आपने कक्षा के आकार की अनुभूति भी कर ली, इसके बाद दोस्तों आपने निदान भी कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपने प्रस्तुतिकरण भी कर दिया। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और चीज आती है, वो आती है प्रतिपुष्टि एवं पुनर्बलन, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। देखिए प्रतिपुष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जब आप दोस्तों कोई कार्य जब आप करते हैं, जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं स्पेशली, तो दोस्तों आपने फीडबैक देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यानी कि विद्यार्थी को आप उसकी परफॉर्मेंस या उसको कहते हैं हिंदी में निष्पादन के बारे में आप उसकी सूचना प्रदान करें। अगर उसने कोई चीज सही की है तो उसको आप बताइए कि आपने सही किया है, अगर आपने गलत किया है तो उसको गलत बताइए, ताकि उसको अपनी गलती के बारे में पता लग सके। और अगर वो सही कर रहा है तो फिर उसको पता लग सके कि यार मैं सही हूँ, ठीक है ना। तो फीडबैक देना क्या होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे क्या होगा, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होगा और अधिगम होगा, ठीक है ना। तो अध्यापक अगर कोई प्रश्न मान लेते हैं, पूछ रहा है किसी कक्षा में और बच्चे मान लेते हैं उसका उत्तर देता है और अध्यापक बता देता है कि भाई तुम्हारा उत्तर सही है या गलत है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज को दोस्तों हम समझ सकते हैं। अभी जो प्रतिपुष्टि भी है दोस्तों दो तरह से की जा सकती है, एक तो शाब्दिक, एक अशाब्दिक। कहने का मतलब है, शाब्दिक का मतलब है कि जब आप भाषा का प्रयोग करके उसको बताएं कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही हो, ये और उसके बाद हम अशाब्दिक में कहें कि ना सर हिलाएं, है ना, और आंखें बंद करें, जो भी करें, तो वो क्या कहलाएगी, अशाब्दिक कहलाएगी। या सर उसके हाँ में हाँ मिलाएं कि हाँ भाई सही है, तो अशाब्दिक। इस तरह से आप फीडबैक दोस्तों आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। रेनफोर्समेंट प्रतिपुष्टि के संग भी दोस्तों क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। अध्यापक क्या जनरली करता है, क्या ना, फीडबैक के संग संग रेनफोर्समेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, दो तरह का होता है, जैसे कि धनात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक या फिर अध्यात्मक पुनर्बलन, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा कि जैसे आपने उसकी प्रशंसा कर दी या उसको कोई पुरस्कार दे दिया, ठीक है। अगर कोई चीज सही करता है तो आपने क्या किया, उसकी प्रशंसा कर दी, उनका वाह बेटे बड़ा अच्छा किया तुमने, ठीक है ना, या कोई पुरस्कार उसको मिल गया। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो उसने व्यवहार किया है, व्यवहार जो यानी कि जो हम रेनफोर्समेंट देते हैं, हम क्यों देते हैं रेनफोर्समेंट दोस्तों, हम इसलिए देते हैं कि ताकि जो वांछित व्यवहार है, ठीक है, जो वांछित व्यवहार है जिसकी वांछना की जाती है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड है, उसकी बार बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो, ठीक है, पुनरावृत्ति हो। बच्चे ने अगर अच्छा किया तो बार बार वो होता रहे, इसलिए हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि और अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, जिससे बच्चा क्या होगा, बार बार उस चीज को करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए धनात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अध्यात्मक या ऋणात्मक या नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब है कि अवांछित व्यवहार, जो नहीं चाहिए, जो बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो आगे जाके, तो ऐसे के लिए दोस्तों आप क्या देते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं। जैसे कि आप डांट दिया या दंड दे दिया, तो उससे क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा कि भाई वो दोबारा से वो उस तरह का व्यवहार ना हो, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कभी डेफिनेशन पूछी जाती है भाई धनात्मक पुनर्बलन क्या है, तो इससे क्या होता है कि अपेक्षित यानी कि वांछित व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, अवांछित व्यवहार होने की संभावना घट जाती है, ठीक है ना। जो नहीं चाहिए वो घट जाएगा, ठीक। तो इसलिए दोस्तों रेनफोर्समेंट भी दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला फेज है टीचिंग का, वो है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों आपने प्लानिंग भी कर ली, ठीक है, उसके बाद उसको लागू भी कर दिया, ठीक है। और अब जो तीसरा फेज होगा दोस्तों, वो होगा कि अब टीचिंग के बाद क्या, टीचिंग के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है।
यानी कि आप देख सकते हैं शिक्षण अवस्थाएं, तो शिक्षण की अगर आप 3 अवस्थाओं को अगर शॉर्ट में देखें तो एक है आपका योजना बनाना, फिर उसको लागू करना और देन उसके बाद उसका मूल्यांकन करना। तो इसको दोस्तों मूल्यांकन का चरण भी बोला जाता है, क्योंकि भैया बिना मूल्यांकन के तो शिक्षण कार्य अधूरा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों आप जैसे बच्चे हैं, बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि भाई तुमको कितना आया क्लास में, ठीक है, तो बच्चे अगर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इन्होंने कहाँ तक सीखा, इनके व्यवहार में अपेक्षाकृत कितना परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, मूल्यांकन है। अब मूल्यांकन में हम किन किन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो देखिए सबसे पहले पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध रूप की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंज कॉज्ड बाय द टीचिंग। ओके, यानी कि दोस्तों अब एग्जैक्ट कितना व्यवहार में परिवर्तन आया है बच्चों के, वो दोस्तों यहाँ पर हमने चेक करना होता है। ठीक है, एक तो होता है कि जितना व्यवहार में परिवर्तन आया, और एक होता है कि जितना हमने एक्सपेक्टेड था उतना व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया और कितना एक्सपेक्टेड था, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस चीज के द्वारा दोस्तों क्या होगा, आपको पता लगेगा। ठीक है, अब कई बच्चे क्या होते हैं कि जितना उनसे अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन होता है तो फिर वो उतना परिवर्तन उनके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अधिकांश अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपेक्षित व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि जो हमारी जो शिक्षण विधियां हमने अप्लाई या प्रविधियां जो हमने अपनाई वो दोस्तों प्रभावशाली हैं या नहीं है, यहाँ से दोस्तों पता लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक। अब आप दोस्तों जब आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आप इवैल्यूएशन जो टेक्निक है वो उपयुक्त हैं या नहीं, उनका भी चयन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अब आप जिन परीक्षाओं का या जिन एग्जामिनेशन का दोस्तों आप चयन कर रहे हैं, तो क्या वो रिलायबल हैं, वैलिड हैं, या हम कह सकते हैं विश्वसनीय है या वैध है, ये भी तो होना अति आवश्यक है ना। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, जैसे आप कोई आप एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं जिसका आपके कार्य से कोई लेना देना ही नहीं है और ना ही उससे पता चल पाता है कि भाई बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की है, यानी कि उनके अचीवमेंट का टेस्ट ही नहीं हो पाता, तो ऐसी प्रक्रिया से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो आपने उपयुक्त प्रविधियों का चयन करना है, मतलब जो बढ़िया परीक्षाएं होती हैं उनको आपने चयन करना है कि जिससे आपका प्रॉपर मूल्यांकन हो सके। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपने दोस्तों यहाँ पर चेक करनी है। ठीक है, मतलब कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में चेक किया जाता है। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्यों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। अब दोस्तों जब आपको जो रिजल्ट मिलेंगे मूल्यांकन के द्वारा, जो आपको विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों जब पता लगेगा, तो उससे दोस्तों आपको ये भी कहीं ना कहीं पता लगता है कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रियाएं हैं, जो हमने युक्तियां अपनाई हैं, प्रविधियां अपनाई हैं, तो उसमें वो कितनी हद तक सही है, कुछ में कुछ कमियां तो नहीं है। तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें क्या किया जाता है, सुधार भी किया जाता है। उसमें यह किया जाता है कि भाई आगे जाके हाँ भाई ये हमारी जो शिक्षण युक्ति है अच्छे से काम कर नहीं रही है, इसमें बालकों को उतना परिवर्तन नहीं हुआ है, तो फिर कोई बात नहीं, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। ठीक है ना, जो भी पॉजिटिव चेंजेस इसमें लाए जाए। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह से जो शिक्षण कार्य है दोस्तों वो प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि अपनी जो शिक्षण युक्तियां जो भी आपने अपनाई, टीचिंग स्ट्रैटेजी जो भी अपनाई, उनको दोस्तों चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। तो ये दोस्तों जो तीसरा महत्वपूर्ण फेज है इसको बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। तो यानी दोस्तों कि अगर आपको शिक्षण कार्य करना है तो उसमें दोस्तों आपको ये 3 फेजेस को आपने दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। एक होगा प्लानिंग फेज, एक होगा दोस्तों आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज, और एक होगा दोस्तों इवैल्यूएशन फेज। यानी कि प्लानिंग करना, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना क्लास में, और देन उसके बाद दोस्तों उसका इवैल्यूएशन करना। सो देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इसके अलावा इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ठीक है, आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये आपके लिए आगे भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।